Hello students, welcome to Suresh Gyanvyar University. Today my topic is CMS. That is the content management system. A content management system is a computer program that allows publishing, editing and modifying content as well as maintained from a central interface. Such system of content management provide procedure to manage workflow in a collaborative environment. These procedures can be manual steps or an automated cascade. The first content management system was announced at the end of the 1990s. This was designed to simplify the complex task of writing numerous versions of code and to make the website development procedure more flexible. आपका जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंटेंट को मैनेज करेगा। जो भी कंटेंट आप डालोगे, पब्लिश करोगे, एडिटिंग करोगे, उसको वो मैनेज करेगा। और वो सारे जो कंटेंट मैनेजर की प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा, वर्क फ्लो करेगा, वो सारी चीजें वो फॉलो करेगा। द CSM was designed CSM platform allow user to centralize data editing, publishing, and modification on a single back-end interface. CMS platform are often used as block software. इस प्लेटफॉर्म CSM प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं ब्लॉक सॉफ्टवेयर के अंदर। वर्चुअल होस्टिंग, हमने होस्टिंग पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। होस्टिंग दैट मीन्स आप सर्वर ले रहे हैं, डोमेन परचेज कर रहे हैं। तो वर्चुअल होस्टिंग क्या होती है? वर्चुअल होस्टिंग इज अ मेथड फॉर होस्टिंग मल्टीपल डोमेन नेम विद सेपरेट हैंडलिंग ऑफ ईच नेम ऑन ए सिंगल सर्वर और ए पूल ऑफ servers. This allows one server to share its resources such as memory, processor cycle without requiring all services provided to use the same host name. The term virtual hosting is usually used in reference to web servers, but the principle carry over to other internet services. आपका जो वर्चुअल होस्टिंग है इज ए मेथड फॉर होस्टिंग मल्टीपल डोमेन। ये क्या करता है? मल्टीपल डोमेन्स में होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है एज ए सिंगल सर्वर। आप एज ए पूल की तरह उसमें काम कर सर्वर को यूज में ले सकते हो। मतलब आपके मल्टीपल डोमेन्स हैं, आप सर्वर को डिवाइड कर सकते हो एज ए पूल की तरह, उस पर सब जने आप शेयरिंग कर सकते हो। One widely used application is shared web hosting. Shared web hosting prices are lower than a dedicated web server because many customers can be hosted on a single server. Many जो customers होते हैं वो single server पे hosting ले लेते हैं। It is also very common for a single entity to want to use multiple names on the same machine so that the names can reflect services offered rather than where those services happen to be hosted. One widely used application is shared web hosting. Shared web hosting prices are lower than a dedicated web hosting because many customers can be hosted on a single server. जो वाइडली हम जो यूज करते हैं एप्लीकेशन शेयर्ड वेब होस्टिंग यूज करते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। बट शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस एज कम्पेयर टू डेडिकेटेड वेब सर्वर से कम होती है क्योंकि वो डिवाइडेड होता है, शेयर्ड होता है। सिंगल लोगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो कंपनीज के लिए या आपके खुद के मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए आपको कुछ लेना हो या कंपनी के लिए कोई नया स्टार्टअप किया है तो उसके लिए आपको सिंगल सर्वर लेते हैं कस्टमर्स। टाइप ऑफ वर्चुअल होस्टिंग, इसकी टाइप्स है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ वर्चुअल होस्टिंग, नेम बेस्ड एंड आईपी बेस्ड। मतलब एक नेम बेस्ड पे होगा, एक आईपी बेस्ड पे होगा। First, name base. Virtual hosting use the host name presented by the client. This saves IP address and associated administrative overhead, but the protocol being served must supply the host name at an appropriate point. नेम बेस्ड में क्या हो रहा है कि हम इसमें होस्ट नेम प्रेजेंट करते हैं, हम नेम को प्रेजेंट करते हैं
उसमें हम सेव करके रखते हैं आईपी एड्रेसेस, वो एसोसिएट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे सपोज आप अच्छे लेवल पे अच्छे पोस्ट पे हो, तो आपका जो अपॉइंटमेंट्स हायर करेगा वो आपकी सेक्रेटरी या फिर आपके लोअर लेवल जो मैनेजर होंगे वो करेंगे। वो सिर्फ एज ए प्रेजेंट करने के लिए नेम उनका होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका नेम बेस्ड होता है कि वो नेम एज ए होस्ट यूज करते हैं। और आईपी एड्रेस जो है उसका सेव रहता है, वो एसोसिएटेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बट प्रोटोकॉल बीइंग सर्व्ड मस्ट सप्लाई द होस्ट नेम एट द एप्रोप्रिएट पॉइंट। वो होस्ट नेम ही सर्व करता है। आईपी बेस्ड, ये आईपी बेस्ड होता है। वर्चुअल होस्टिंग यूज ए सेपरेट आईपी पे बेस्ड होता है। मतलब आप आईपी एड्रेस देंगे फॉर ईच होस्ट नेम and it can be performed with any protocol but required a dedicated IP per domain name served। मतलब एक डोमेन का डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होता है, वो ही परफॉर्म करता है, वो ही आईपी बेस्ड होता है। पोर्ट बेस्ड आपके होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स आप जो भी यूज करते हैं उनके अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं। जैसे एफटीपी का 2021 होता है, एचटीटीपी का 50 होता है, ऐसे करके हर किसी के अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं, उस पे भी वर्क करता है वो। पोर्ट बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन प्रिंसिपल बट इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज इट इज अनफ्रेंडली टू यूजर्स। आईपी बेस्ड जो आपका है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टू टाइप से होता है, IPv4 IPv6। आपका IPv4 क्या करता है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है। मतलब आपने अगर इंटरनेट ले रखा है तो आपका, आप इंटरनेट ले रहे हो तो उसके साथ आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे आपने एयरटेल का या वोडाफोन का या किसी का भी जियो का पैक ले रखा है, इंटरनेट पैक, तो उसके साथ आपका आईपी एड्रेस साथ में इनबिल्ड होगा। मतलब आपने 2 मंथ्स के लिए वो ले रखा है इंटरनेट पैक, तो 2 मंथ्स के लिए एक आईपी एड्रेस हो जाएगा आपका, वो 2 मंथ सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप पैक चेंज करेंगे, ये प्रीपेड में होता है, जैसे ही आप पैक चेंज करेंगे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो आपके वाईफाई का होता है, वाईफाई आपके जो घर में लगा होता है उसका आईपी एड्रेस सेम होता है। क्योंकि अगर आप ईयरली उसको रिचार्ज करा रहे हैं तो सेम रहेगा 1 ईयर तक। अगर आप उसको वापस 6 मंथ में कर रहे हैं तो 6 मंथ तक सेव रहेगा। अपडेट करते हैं, नया लेते हैं, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, जो आपके बिल आता है उस पर उसका आईपी एड्रेस सेम होगा, क्योंकि वो आपका बिल आता है वो कंटिन्यू आपके डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट है, तो उसका आईपी एड्रेस वो चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये IPv4 में होता है। IPv4 IPv6 में क्या डिफरेंस है? IPv4, सबसे पहले हमने IPv4, इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, 255 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं। और अभी तक हमें IPv4 की ही नीड हुई है। आईपी जहाँ पे आईपी एड्रेस ज्यादा यूज में आ रहे हैं वहां पे हम IPv6 यूज करते हैं। अभी तक कहीं यूज नहीं आ रहा, क्योंकि आईपी जब भी हम पैक चेंज करते हैं, वो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो किसी और को मिल जाता है, क्योंकि हमने पैक चेंज किया है और हमें न्यू मिल जाता है। इससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आईपी एड्रेसेस, जिससे इजीली हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर इन द केस हमें नीड होती है एक्स्ट्रा आईपी एड्रेसेस की, तो हम IPv6 यूज कर सकते हैं, वो लॉन्च हो चुका है। When IP-based virtual hosting is used, each site either a DNS host name or a group of DNS host name that act the same point to the unique IP address. The web server is configured with multiple physical network interfaces, virtual network interfaces on the same physical interface, or a multiple IP addresses on one interface. The web server can either open separate listening stocks for each IP address, or it can listen on all interfaces with a single socket and obtain the address of TCP connection. अब इसमें आपको मैं बताती हूँ TCP कनेक्शन और UDP कनेक्शन क्या होता है। TCP कनेक्शन आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इस कनेक्शन में हम क्या करते हैं, पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब हमें पहले
अगले से आपको कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर वहां से अगर रिप्लाई आता है तो आप अपना डेटा भेजेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया है, तो व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास किसी का नंबर आ गया, किसी का नंबर मुझे कहीं से मिला है। अब मुझे उससे अपना कुछ डेटा शेयर करना है या कुछ काम है मुझे उससे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसका मैसेज नंबर है वो सेव करूंगी, उसको व्हाट्सएप करूंगी, व्हाट्सएप में हाय हेलो लिखूंगी। अगर वहां से रिस्पॉन्स आता है फिर उसको मैं अपना डेटा शेयर करूंगी, मेरे व्यूज शेयर करूंगी। तो ये क्या हो गया, पहले आपने कनेक्शन क्रिएट किया, फिर उसके बाद आप मैसेज भेजा, वहां से अगर रिप्लाई आया, मतलब कनेक्शन क्रिएट करने के बाद वहां से अगर रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी बात सुन रहा है, फिर आप डेटा भेजोगे। इससे कि ये क्या होता है, टीसीपी कनेक्शन सिक्योर होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक्सेप्ट हो चुका है डेटा, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्ड आ जाता है कि हाँ डेटा एक्सेप्टेड हो गया है। तो ये सिक्योर कनेक्शन होता है। एक यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन, इनको कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। टीसीपी कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसको हम थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, देन वहां से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, फिर हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद यूडीपी में क्या होता है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसमें हमें कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, जो हमारे पास डेटा है वो हम भेज देते हैं बल्क में। जैसे सपोज आप मैसेज किसी को ईमेल कर रहे हो, ईमेल आप ईमेल में आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडीज हैं, तो आप क्या करोगे, उनको ईमेल आईडीज को एक साथ आप सेम कंटेंट एक साथ आप भेज दोगे। आपने 50% को ईमेल आई इस 50% की ईमेल आईडी उसमें डाली और उसको सेंड कर दिया, लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, किसी के डिलीवर हुई, अनडिलीवर का मैसेज आ जाता है, लेकिन किसी के पास पहुंची नहीं पहुंची, या मैसेज एड्रेस गलत होता है, उसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन किसी को मिली नहीं मिली वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता होता है। इसका एक एग्जांपल और है। सपोज मैंने ऑनलाइन मैसेजेस किए नंबर्स पे, जो आपने देखा होगा आपके ऐड के मैसेजेस आते हैं कि ये बैंक से आते हैं, या फिर कोई ऐड के टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, या स्कूल से बच्चों के, या फिर कॉलेजेस से एब्सेंट के मैसेज आते हैं, तो ये बल्क में होते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें नंबर्स गिवन होते हैं, हम नंबर्स उसमें डालते हैं और नंबर्स पे मैसेज, सेम मैसेज नंबर्स पे चला जाता है। लेकिन उसमें ये हमें सिक्योरिटी नहीं है कि वो सबके पास ही जाएगा, जरूरी नहीं है वो सबके पास जाए, क्योंकि हमें रिटर्न में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये मैसेज इसके पास नहीं जा रहा है, डिलीवर नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम कोई श्योर नहीं है कि ये बंदा पढ़ेगा ही उस मैसेज को। तो ये दोनों होते हैं, ये कनेक्शन लेस होता है। लेकिन टीसीपी और यूडीपी, यूडीपी फास्ट प्रोसेस करता है, क्योंकि कनेक्शन क्रिएट स्टैब्लिश नहीं करता है, इसीलिए ये फास्ट प्रोसेस करता है। लेकिन टीसीपी स्लो प्रोसेस करता है, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और फिर भेजता है। टीसीपी सिक्योर होता है, यूडीपी सिक्योर नहीं होता है, इसीलिए हम टीसीपी कनेक्शन ही ज्यादातर यूज करते हैं। TCP connection was received on after accepting the connections. Either way, it can use the IP address to determine which website to serve. The client is not involved in this process, and therefore, unlike with name-based virtual hosting, there are no compatibility issues. The downside of this approach is the server need a different IP addresses for every website. This increase administrative overhead, both assigning address to servers and justify the use of those addresses to internet registers to contribution to IPv4 address extortion. Port based. तो हमने पढ़ लिया नेम बेस्ड, आईपी बेस्ड एंड देन पोर्ट बेस्ड। द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP इज 80। जो HTTP का पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। ऐसे ही TCP का, UDP का, SNMP का, सबका अलग अलग पोर्ट एड्रेस होता है। However, most web servers can be configured to operate on almost any port number
provided the port number is not in use by any other program on the server। मतलब आपका पोर्ट एड्रेस से वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट कर सकता है। अगर पोर्ट एड्रेस नहीं मिलेगा तो सर्वर उसको यूज नहीं कर सकता है अदर प्रोग्राम के साथ। For example, a server may host the website www.example.com. However, if the owner wish to operate a second site, वो चाह रहा है कि इसकी दूसरी साइट भी ऑपरेट करे, तो does not have access to the domain name configuration for their domain name। तो सेम डोमेन से दूसरी वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करोगे? और own no other IP address which could base serve on the site from they could instant another port number, for example www.example.com 81 for the port 81। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आपको सेम डोमेन से आपको दूसरी साइट बनानी है तो हम क्या करेंगे, पोर्ट एड्रेस उसमें ऐड कर लेंगे जिससे आपकी उसी पे ही दूसरी साइट ओपन हो जाएगी। तो सपोज ये है आपका 8000, तो पोर्ट पोर्ट है आपका 8000, यहाँ पे 808 ये एग्जांपल दे रखा है 8080, तो ये पोर्ट एड्रेस आपका 8080 है। However, this is not a user friendly approach। यूजर फ्रेंडली अप्रोच नहीं है ये हम इन द केस अगर आपको कोई वेबसाइट है उस पर एक साइट बनानी है और तो पोर्ट एड्रेस एड ऑन करके आप उसको बना सकते हैं। यूजर कैन नॉट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड to know the port numbers for their website, and moving a site between servers may require changing the port number using non-standard port numbers may also be seen as unprofessional and unattractive to users. In addition, some firewalls block all but the most common ports, casually a site hosted on a non-standard port to appear unavailable to some users। फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स का काम क्या होता है? वॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या करता है फायरवॉल्स? फायरवॉल्स अगर हम ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होता है, जो आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स हैं या जो सेफ वेबसाइट नहीं है, अनसेफ वेबसाइट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो ओपन नहीं कर सकते। अगर हम फायरवॉल ओपन यस कर देते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, आपके जैसे आपका जो मेन डोर होता है या बाउंड्री होती है वो क्या करती है, आपके घर को प्रोटेक्ट करती है, अनऑथराइज पर्सन को अंदर नहीं आने देती, वो बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही फायरवॉल करता है, फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज यूजर्स जो होते हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, वो आपके सेव रखता है, कोई एरर नहीं आती है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर उसको परमिशन चाहिए तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो अंदर आ सकता है। और ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं, उनको वो ओपन ही नहीं करता आपके साइट में, आपके सिस्टम पे बिल्कुल ओपन नहीं करता, क्योंकि अगर वो ओपन कर देगा तो वायरसेस आने के चांसेस होते हैं, आपका लैपटॉप या सिस्टम खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर आप वो डाल सकते हैं, एंटीवायरस डाल सकते हैं, एंटीवायरस से भी प्रोटेक्ट होता है, लेकिन फायरवॉल सब सिस्टम्स में होता है, एंटीवायरस आपको परचेज करना पड़ता है। इसीलिए हम फायरवॉल ऑन करते हैं जब भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम में हम लैन पे वर्क करते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन पे क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पे सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पे हर एक सिस्टम को मैनुअली आईपी एड्रेस गिवन कर देते हैं हम, क्योंकि वहाँ मैनुअली डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल के थ्रू सब सिस्टम को अलग अलग आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, आईपी एड्रेस आपको लगाना पड़ता है और एक सिस्टम आप सर्वर बनाते हो, उसी से सारी चीजें वो होती हैं, मैनेज होती है, या होस्ट बनाते हो। वहाँ पे क्या होता है, होस्ट जो होता है वो क्या करता है, हर किसी सिस्टम में
सिस्टम में वो डिवाइड करता है कि ये सिस्टम इस बंदे का है, ये सिस्टम इस बंदे का है। तो वो डिसाइड करता है, जब भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो फोटो क्लिक होती है, सारी डिटेल्स उसकी भरी जाती है, उसके बाद उसको नंबर गिवन होता है कि इस सिस्टम में उसको बैठना है, तो उस सिस्टम में उसकी पूरी डिटेल्स और वो सारी चीजें होंगी। क्योंकि उसमें हमने आईपी एड्रेस भी दे रखा है और हमने उसको अलॉट कर दिया वो सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस आपको मैन्युअली की जगह वो ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस डाल के दे देता है। तो ये मोस्टली हम ऑनलाइन एग्जाम्स में करते हैं। फायरवॉल आपके प्रोटेक्शन का काम आता है। तो हमने सीएसएम पढ़ा इसमें, फिर उसके बाद आईपी बेस्ड और नेम बेस्ड और पोर्ट बेस्ड हमने पढ़ा, जो अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। नेम बेस्ड आपका नेम से, जैसे www.google.com, तो गूगल उसका नेम हो गया। अगर आईपी से सर्च करना है तो ऊपर आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तो आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर पोर्ट से सर्च करना है तो पोर्ट एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी ये डेटा सर्च होगा। ठीक है, ये 3 प्रोसीजर होते हैं जिससे आप कोई भी डेटा या वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।